ये उस्मान साहब ने मुख्तलिफ बुक्स का हवाला दिया कि देखें कौमों का अरूज व ज़वाल जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर मैं समराइज करूँ अपने टाइम में, जिस कौम की रगों में इल्म आ जाए अरूज पे जाती है, जिस कौम की रगों में अमल आ जाए, हुनर आ जाए अरूज पे जाती है, जिस कौम की रगों में इत्तेफाक आ जाए, इत्तेहाद आ जाए अरूज पे जाती है, और जिस कौम की रगों में इल्म की जगह जहालत आ जाए, अमल की जगह बेअमली आ जाए, इत्तेफाक की जगह इंतशार आ जाए, तो उसका मुकद्दर ज़वाल है। एक्चुअली मैं सल्यूट पेश करता हूँ टू द डिग्निटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, स्पेशली उस्मान साहब जिन्होंने ये शमा जलाई। और ये वो शमा है, ये वो फसल है जिस पे इंशाल्लाह बहुत सी बहारें आएंगी इंशाल्लाह। जो मेरा टॉपिक है आज का, ये एक्चुअली द डेवलपमेंट ऑफ रेडियो लेबल कंपाउंड फॉर मेडिकल पर्पसेस फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक रेडियो फार्मास्यूटिकल। देखिए, जैसा कि आपके टाइटल में मेंशन है कि इसमें भी दो एस्पेक्ट्स हैं। अगर मैं आप लोगों को शामिल करूं और मैं ये बात यहाँ पे करना बेहतर समझता हूँ कि मेरे लिए आनर है, तो मैं आज की टॉक डॉक्टर शहजाद चट्टा साहब के सामने दे रहा हूँ। ये मेरे प्रोफेसरशिप का जो कैरियर है उसकी ये पहली टॉक है इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर शहजाद चट्टा साहब। तो मैं इनको बता रहा था कि शहजाद चट्टा साहब कारवां थे और मैं गर्दे कारवां। इसमें दो एस्पेक्ट है इस टाइटल के अंदर। आप बच्चों ने आज तक जितनी केमिस्ट्री पढ़ रखी है, जरा थोड़ा सा मेरा साथ दें। मैट्रिक में, एफएससी में, बीएस में आपने जो केमिस्ट्री पढ़ी है, किसी एक टॉपिक या चैप्टर का नाम बोलना पसंद करेंगे? कोई टॉपिक जो आपने पढ़ा हो? शाबाश जी बेटा। स्टीरियो केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, शाबाश, बोलते जाए जरा। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन, इंफ्रारेड रेडिएशन, शाबाश। एटॉमिक एमिशन, एसिड बेसिस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, केमिकल किनेटिक्स, ये जितनी केमिस्ट्री के आपने नाम लिए हैं, बीइंग प्रोफेसर, अगर मैं इसे एक वर्ड में समराइज करूं, दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये केमिस्ट्री किस चीज की है? केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मेरी आज ये टॉक है, ये रिलेटेड है टू वर्ड द न्यूक्लियस। एटम के आपको पता है कि जो एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, सोचे फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है? शाबाश, बोलेंगे तो मुझे जरा आसानी होगी। क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है? हो सकता है, ऐसा होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ रेडियो लेबल कंपाउंड, रेडियो बीम, रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रे एमिटिंग एक्टिविटी। आपके सुपरवाइजर का नाम कीजिए। रे एमिटिंग एक्टिविटी। वी ऑल आर लिविंग इन रेडिएशन एनवायरनमेंट। रेडिएशन एक ऐसी चीज है जिसको ये जो सेंसेस है इनसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, आंखें देख नहीं सकती हैं, हम उसको वैसे जज नहीं कर सकते। वी ऑल आर लिविंग इन रेडिएशन एनवायरनमेंट। तो जो मेरा काम है ये टूवर्ड पीसफुल पर्पस है। रेडियो फार्मास्यूटिकल इज अ प्रोडक्ट ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड एंड फार्मास्यूटिकल विच इज यूज्ड फॉर द डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक पर्पसेस। एक्चुअली रेडियो फार्मास्यूटिकल कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। One component is the radioisotopes and other is the pharmaceutical, which may be biomolecule, peptide or any other type of drug or compound which is used for diagnostic as well as therapeutic purposes. What is the radionuclide?
unstable nuclide which attains stability with the emission of radiation. देखिए कोई भी जो रेडियो आइसोटोप्स है उसका जो हार्ट है न्यूक्लियस वो साइमल्टेनियसली रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है। वो रेडिएशन गैमा रेज हो सकती हैं, अल्फा पार्टिकल हो सकती हैं, बीटा पार्टिकल हो सकती हैं। वो इसलिए रेडिएशन इमिट करता है कि वो स्टेबिलिटी गेन करे। रेडियो एक्टिविटी इतना बेहतरीन और फर्टाइल फील्ड है कि एक खानदान में 4 नोबेल प्राइज गए हैं। मैडम क्यूरी 2 नोबेल प्राइज गेन किए फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। मैडम क्यूरी की बेटी ने आयरीन क्यूरी एंड हर हस्बैंड एफ जूलियट आल्सो गेट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये जो रेडिएशन है जो इमिट होती है इनमें गैमा रेज है, बीटा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स है। सिंपली गैमा रेज एंड पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन मीन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पोजिट्रॉन मीन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ये गैमा रेज और पोजिट्रॉन डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होते हैं और बीटा पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल जो है ये थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेडियो न्यूक्लियाइड? जैसे अल्लाह ने हमारी शक्लें अलग बनाई हैं, हमारी अक्ल अलग बनाई है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने हर आइसोटोप की हाफ लाइफ, उसका डिके मोड, उसकी एनर्जी जो है वो उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड, अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टर प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप, साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस आइसोटोप। रिएक्टर प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप मोस्टली वो है जो न्यूट्रॉन डेफिशिएंट है। जब न्यूट्रॉन डेफिशिएंट है इसका मतलब है कि उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है। वो आइसोटोप्स हैं जिनमें प्रोटॉन एक्चुअली न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और जो साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस है वो एक्चुअली प्रोटॉन डेफिशिएंट है। सो साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर diagnostic purposes and reactor produced radioisotopes are mostly used for therapeutic purposes. On the basis of application, radionuclides are used for diagnostic and therapeutic purposes, while on the basis of research and industry, these are also used as tracers and the other radiation effects for the preservation of food especially and internal radiation therapy. At this time, approximately more than 2,000 radionuclides are known, but only few are used for diagnostic purposes. Next, please. What is the selection criteria for the choice of a radio tracer for in vivo diagnostic study? Our radioisotopes must have short half-life, suitable radiation. For diagnostic purposes, they must have to emit positrons or gamma rays because alpha and beta emitters are mostly used for therapeutic purposes. So, on the basis of these parameters, we can say technetium-99 is the most widely used radionuclide in nuclear medicine because here is a very suitable half-life of technetium-99m which is approximately to 6 hours and emits gamma radiation which is approximately started from 130 to 140 kilo electron volt which is suitable for diagnostic purpose of different body organs. Next, please. Radioactive decay processes. Here are different processes: alpha particle emitter, beta minus, beta plus, electron capture, isomeric transition, internal conversion. These are different processes. जैसे कि उस्मान साहब ने रात मुझे इस बात कन्वे की कि डॉक्टर साहब आपने थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट करना है, समझाना भी है केमिस्ट्री के हवाले से। मैं एक सिंपल एक बात आपसे करना चाहूँगा यहाँ।
बीटा माइनस, बीटा पार्टिकल का आपने नाम सुना होगा। बीटा पार्टिकल हैव सेम चार्ज एज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल पे वही चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, बीटा पार्टिकल का वही मैस है जो इलेक्ट्रॉन का मैस है। फिर हम इनको बीटा पार्टिकल क्यों कहते हैं, इन्हें डिफरेंट नाम क्यों देते हैं, इलेक्ट्रॉन भी क्यों नहीं कहते? बीटा पार्टिकल आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, सेम चार्ज सेम मैस, बट दी बीटा पार्टिकल आर डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ओरिजिन। Electrons are revolving around the orbits, while the beta particle originates from the nucleus. आपने देखा होगा जितनी केमिस्ट्री आपने इलेक्ट्रॉन की पढ़ी है, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी एलिमेंट से, सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकाले सोडियम कैटायन, कैल्शियम से निकाले कैल्शियम कैटायन, वो चीज वही रहती है। इलेक्ट्रॉन निकालने से सोडियम चेंज, सोडियम ही रहेगा, उसका कैटायन बन जाएगा। लेकिन जिस पार्टिकल से जिस भी सब्सटेंस से बीटा पार्टिकल निकलते हैं वो पार्टिकल वो नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। पीरियोडिक टेबल में अगर किसी एलिमेंट से बीटा पार्टिकल निकलता है वो एलिमेंट एक स्टेप आगे मूव कर जाता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्लीज। Molybdenum 99 and technetium 99 in generators. Here actually molybdenum 99 emits a beta particle and changes into technetium 99M. In the periodic table, molybdenum emits beta particle and changes into technetium 99M. Because अगर आप periodic table देखिए उसमें आपको technetium 99 में white कलर में नजर आएगा। क्यों? ये मैन मेड एलिमेंट है, ये नेचर में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो काम है ये जरा थोड़ा सा एनालिटिकल बेस, कॉलम क्रोमैटोग्राफी और एनालिटिकल टेक्निक जो है केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, कोई केमिस्ट्री इसके बगैर कंप्लीट नहीं है, वो कोई भी टाइप्स हो। और पूरा जो इंडस्ट्रियल जोन है उसके ऊपर एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसकी ग्रेप है। Next please. Method for production of molybdenum 99M. Here are two methods for production of 99M. Molybdenum 99M is produced from the fission of the uranium. मैं बिल्कुल स्मार्ट साहब बहुत लिमिटेड टाइम में खत्म कर रहा हूँ, तो मेरी बात बच्चों ने भी अपने टास्क देनी है। फिशन और ये दो चीजें एक्सप्लेन करके मैं नेक्स्ट। एक्चुअली आपने बेटा देखा होगा कि दो आपने प्रोसेस पढ़े हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, एक है फिशन एक है फ्यूजन। प्रोफेसर सर ने प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा इकबाल का जो है नाम लिया, जाहिर बात है हमारे हीरो हैं। डॉक्टर साहब ने एक शेर है, लहू खुर्शीद का निकले अगर जर्रे का दिल चीरे। एटम एक जर्रा है और जर्रे का दिल क्या है? न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस को ब्रेक करें तो बिल्कुल वही एनर्जी निकलती है जो सूरज से आ रही है। फिशन, सूरज में फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, फिशन भी ये क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है कि हम एटम के न्यूक्लियस को अगर ब्रेक करें तो उससे में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल होती है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी या अदर जो एनर्जी को जो है चीजें पूरी कर सकते हैं। फिशन का आपने पढ़ा होगा बेटा कि फिशन कब होती है? जब भी किसी टारगेट मॉलिक्यूल के ऊपर आप न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो हर यूरेनियम फिशनेबल नहीं है। नेचर में जितना नेचुरल यूरेनियम है इसके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 239 है, यूरेनियम 233 है, यूरेनियम 235 है। इसमें जो यूरेनियम 235 है ये फिशनेबल है, यूरेनियम 239 फिशनेबल नहीं है। नेचर में उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है, 99.7% यूरेनियम 239 है, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट क्या है? यूरेनियम 235 है। यूरेनियम से यूरेनियम को अलग करना, एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम, ये बड़ा कमाल है। डॉक्टर कदीर की कमांड इसी चीज पे थी, एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम 235, एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम 233, फिशनेबल मटेरियल। यूरेनियम 235 के ऊपर जब हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो फिशन होती है और फिशन से एक जो प्रोडक्ट है वो मॉलिब्डेनम 99 में बनता है। हालांकि इस फिशन के जरिए से मोर देन
10 different types of isotope produced होते हैं. The second one is neutron activation of molybdenum, in which actually molybdenum 98 absorb a neutron and converted it to molybdenum 99N. Next please. Here are the main features of this technetium 99M generator. Next please. This is the elution profile of technetium 99M. Next. Here is the labeling, quality control and biodistribution of technetium 99M. Label a compound, sulfhydroxyl compound, which is used for infection treatment and for diagnostic purposes. Next please. These are the quality control parameters and different techniques: ITLC, paper chromatography, electrophoresis. This chromatogram represents that the position of reduced or hydrolyzed technetium 99M, technetium 99M free, or technetium 99M tagged with the pharmaceutical. So when we use different solvent system, which may be 0.5 molar sodium hydroxide or the saline, it moves with the solvent front. Next. Next please. Next. Actually this injection is useful for diagnostic of different body organs, especially kidneys, intestine and other type of infection. So this injection before we use on the clinical aspect, so there are small animal models which are used to check the biodistribution of this injection, which especially give the distribution of the radioactivity and the accumulation of radioactivity in the various organs of the body. Next please. Next. Biodistribution study of this injection was carried out in normal mice. The mice were intravenously injected with 0.2 ml of this injection, and after specific time interval, we checked the different body organs and the sample of the normal liver, spleen, kidney, stomach, intestine, femur, bladder and lungs, and the activity was measured by the gamma counter. Next. These are the results, and these results clearly show that a large amount of activity accumulate in the intestine and kidney along with the liver. But after 24 hours, the most of the activity go toward the bladder, which is actually the excretory route of this injection. Next please. Here is the conclusion that this work shows that technetium 99M labeled CDX is a rapid, effective, with high yield, greater than 96%. Based on these findings, this injection can be easily found, and it may be used for diagnostic purposes of especially kidney and intestine as well. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Any questions?